ये सब पुलिस वाले ही है ना इसमें। बताइए, जहां तक कल पढ़े थे वहां तक किसी को दिक्कत हो? क्लियर है ना पूरा? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ये हमने आपको बता दिया था, है ना। परमेय क्या था? जिसको अंश और हर में लिख सकते हैं, अंश और हर दोनों का मान पूर्णांक होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त था। इसके बाद हमने कहा था कि परमेय संख्या को अगर आप कोई किसी भी संख्या को अगर आप दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो जो परमेय संख्या होगा वो निश्चित दशमलव भिन्न या अनिश्चित आवर्ती दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। और अगर अपरमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो वो संख्या अनिश्चित अनावर्ती में बदल जाएगा। पहचान सकते हैं ना सभी लोग? जैसे आपसे अगर हम पूछे पाई क्या है, परमेय है कि अपरमेय? अपरमेय, इर्रेशनल नंबर, ये था ना। शून्य क्या है? शून्य परमेय है ना, शून्य आपका परमेय है, रेशनल नंबर है। हाँ, और अगर इनफाइनाइट लिखा है तो ये अपरमेय। 3.15 लिखा है, हाँ ये परमेय है, कल प्रूफ किया था ना पूरा। हाँ, 3.0016 लिखा है, ये भी परमेय है। 0.123 के ऊपर बार लगा है, ये भी परमेय है। और अगर 1.9 के ऊपर बार लगा है, हाँ ये सारी संख्याएं परमेय है। क्लियर है ना सबका? किसी को डाउट है? √16 परमेय है, √8 ये अपरमेय है। √8 का मान नहीं निकलेगा, है ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, है ना। जिसका मान नहीं निकलेगा वो सारी संख्याएं अपरमेय। √8 का मान कैसे निकालेंगे? √8 का मान दशमलव में आएगा ना। इसका जब मान आएगा तो इसका मान जब आप निकालेंगे तो 3×53 यानी 2.7 करके ऐसे कुछ अनंत बार आएगा। और हम लोगों ने कल पढ़ा था जिसका मान दशमलव के बाद अनंत बार आए और किसी भी क्रम से ना आए वो संख्याएं कौन सी होंगी? अपरमेय होंगी। क्लियर है ना यहां तक? हमने कहा जितनी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिपूर्ण संख्याएं, जितनी भी संख्याएं थी सारी संख्याएं परमेय। हमने आपसे बताया था टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, ये पढ़ रहे थे ना, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में हमने आपको बताया था संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक रियल नंबर, और एक होता है काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ये बताए थे। हमने कहा था वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का, एक संख्या परमेय रेशनल नंबर और एक अपरमेय इर्रेशनल नंबर। ये सब आपको बता चुके हैं, एक प्रकार से केवल रिवीजन करवा रहे हैं। परमेय क्या था? तो परमेय के बारे में हमने कल पूरा पढ़ा कि परमेय संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। इसमें जितनी भी संख्याएं पढ़े थे, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, सही ना, सारी संख्याएं परमेय थी। अपरमेय के बारे में पूरा विस्तार से पढ़े थे। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है जो मैथ में संभव है वो सभी वास्तविक हैं। काल्पनिक का मतलब जो मैथ में संभव नहीं है वो सब काल्पनिक है। जैसे हाँ, जिसकी सिर्फ कल्पना किया गया वो सीधे सीधे कल्पना से संबंधित है, सही ना, इमेजिन से संबंधित है, सोच से संबंधित है, लेकिन संभव नहीं है। जैसे हम सोच सकते हैं ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन बन नहीं पाएंगे। भारत के तो बन सकते हैं, है ना, भारत के तो आप बन सकते हैं। जैसे आप सोचे कि हम भारत के राष्ट्रपति बन जाए, भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये हो सकता है क्योंकि आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति आप नहीं बन पाएंगे, है ना, क्योंकि वहां के जो रूल है उसके अनुसार कोई भारतीय अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया ना? तो सिर्फ एक सोचा जा सकता है, लेकिन अगर आप भारत के बारे में सोच रहे हैं तो वो संभव है। अगर कोई अभी से सोच रहा होगा कि हमको नेता बनना है,
भारत का राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो भारत का तो बन सकता है वो, ऐसे है ना। अभी से अगर उस लाइन में चला जाएगा तो बन सकता है, इसका मतलब वो रियल है, वास्तविक है, वो सोच रहा तो बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कल्पना ही किया जा सकता है, रियल लाइफ में संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई दुर्घटना हो गया, किसी का कोई एक्सपायर हो गया, तो खाली सोचा जा सकता है ना कि हम मतलब ये व्यक्ति होता तो ऐसा होता, लेकिन वो संभव नहीं। तो जो संभव नहीं है वो क्या है, वो सिर्फ कल्पना है। और वास्तविक क्या था, सोच भल से रहे लेकिन संभव हो जाए तो फिर वो क्या है, वास्तविक है। जैसे हम आपसे कहें कि यक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा है, यक्स स्क्वायर बराबर 25, तो यक्स का मान कितना आएगा, नॉर्मल सवाल है, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स का मान कितना आएगा भाई, एक्स बराबर अंडर रूट 25 ही तो होगा ना। एक्स बराबर कितना होगा, 5। किसी ने -5 बता दिया तो कौन सा सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत है यार, कौन सा सही है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। एक्स का स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कौन सा आएगा, +5 और -5 दोनों सही है। वर्गमूल तो निकालेंगे ना 25 का, और 25 का वर्गमूल का मतलब जिसे हम ये कहते हैं कि मान लीजिए 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 गुणे 5, यानी उस संख्या का उसी संख्या में दोबारा गुणा कर दिया जाए तो संख्या जाता है, ऐसे तो ना। हम कहेंगे √16, तो आप कहेंगे सर 4, यानी 4 गुणे 4 अगर कर देंगे फिर से 16 जाएगा। हम कहेंगे √36, आप कहेंगे सर 6, 6 गुणे 6 बराबर 36। लेकिन हमने आपसे पूछा सर √25 का मान कितना होगा, किसी ने कहा सर इसका मान -5 आएगा, तो क्या वो गलत है, सही है, वो भी सही है, क्योंकि √5 जो √25 का मान होगा वो माइनस गुणे -5 कर सकते हैं ना। और जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो हर आदमी जानता है +25 हो जाता है, इसका मतलब अभी भी ये इसके बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आपसे अगर कोई पूछे √25 का मान कितना होता है, तो √25 का जो मान होता है वो +-5 होता है, मतलब प्लस भी 5 हो सकता है और माइनस भी 5 हो सकता है। आपसे कोई कहे √36 का मान कितना होगा, तो +-6 दोनों सही है, क्योंकि 6 गुणे 6 करेंगे तो भी 36 आएगा, और -6 गुणे -6 करेंगे तो भी 36 आएगा। इसका मतलब मैथ में संभव है। बात समझ में आ गया ना। तो ये सारी संख्याएं कौन सी है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये संभव है। लेकिन अगर हम आपसे ऐसे पूछ लें कि यक्स स्क्वायर बराबर -25, तो यक्स बराबर कितना, कौन बताएगा, यक्स स्क्वायर बराबर -25 हो तो यक्स बराबर कितना होगा, कितना आएगा, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। स्क्वायर वर्गमूल घनमूल तो सुने होंगे ना, वो नॉर्मल बात बता रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो एक्स बराबर √25, ये तो लिखते हैं ना, √25 का मान 5 आता है। एक्स स्क्वायर बराबर -25 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर फिर से आप लिखेंगे अंडर रूट -25, ये तो लिखेंगे ना। हमने कहा इसका मान कितना आएगा, कितना आएगा इसका मान, बोला करिए, जो भी है आप बोला करिए, सही ना। हमारे क्लास में आप बोल सकते हैं, सही ना। जो भी डाउट हो 100% घर से सिर्फ चलिए, तो सोच के चलिए कि आज कुछ नया सीखेंगे, सही ना, सिखाने की पूरी गारंटी है। बस चलिए, इन्होंने कहा कि -5 आएगा, सही है। तो अगर -5 होगा तो वर्गमूल का मतलब ये होता है -5। अगर हम फिर से वर्ग निकाले तो -5 गुणे -5 कर देंगे तो 25 ही आ जाएगा, तो माइनस तो नहीं आया, इसका मतलब -5 तो नहीं होगा। ये तो सीखे है ना, क्योंकि उसी संख्या का पुनः उसी संख्या में गुणा करने पर 25 आना चाहिए था, ये तो है ना। तो यहां भी जब इन्होंने कहा जैसे उत्तर -5, तो -5 का जब -5 में गुणा करते तो -25 आता, तभी तो मानक सही होता, इसका मतलब ये गलत हो गया। एक प्लस रहेगा, तो वर्ग हमेशा क्या होता है, समान संख्याएं होती हैं। जैसे 36 का वर्ग कभी ऐसे थोड़ा खा सकते हैं सर, एक संख्या 6 ले लीजिए, एक संख्या कुछ अलग ले लीजिए, 36 लिखते हैं ना, समान संख्या लिखते, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं सुने हैं वर्ग आप लोग, नहीं पीछे वाले नहीं सुने हैं। वर्ग का मतलब होता है जैसे 100 का वर्ग, 100 का वर्ग का मतलब ऐसी संख्या बताना है जिसका उसी संख्या में गुणा करने से फिर से 100 आ जाए, तो आप कहेंगे 10 दाम 100। 81 का वर्ग कितना होगा, 9 9 81, समझ में आ गया ना। 64 का वर्ग कितना होगा, 8 8 64, समझ में आ गया ना। ऐसी संख्या बताइए जिसका पुनः उसी संख्या में गुणा करने से वही माना है। तो अगर √25 का वर्गमूल अगर -5 बताएंगे तो पुनः उसी संख्या में गुणा करने से तो 25 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, -25।
समझ में आ गया ना भाई, पुनः ये संख्या इतना है तो गलत हो गया। अब कोई विद्यार्थी ऐसे कहा कि नहीं सर इसका मान +5 आएगा, भाई द्वितीय मान होता है या तो प्लस या तो माइनस। ऐसे तो आदमी नहीं कह सकता ना कि सर आधा माइनस हो, भाई या तो पूरा माइनस होगा या तो पूरा प्लस होगा। तो +5 होगा तो +5 में भी 5 गुणे 5 लिखेंगे तो 25 आएगा, यानी -25 कभी नहीं आएगा। और अगर -25 नहीं आएगा इसका मतलब वही काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। यानी किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता। अगर ऐसा लिखा है तो सिर्फ कल्पना ही किया गया है, वास्तविक संख्या वो नहीं है। यानी जो ये संख्या है यही संख्या काल्पनिक है। समझ में आ गया ना। अगर यहां माइनस नहीं लगा होता तो वास्तविक था, क्योंकि इसका मान आता या तो -5 आता या तो +5 आता। यहां भी लिखे हैं -5 +5 दोनों हो सकता है, लेकिन अगर माइनस लगा है तो फिर ये संख्या का मान नहीं निकलेगा। बता सकते हैं ना सभी लोग काल्पनिक कौन सा है? चलिए, अब काल्पनिक का हमने ये कहा जैसे x² बराबर -25 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा √-25। लेकिन अब इसका मान तो निकाल नहीं पाएंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम लोग मैथ में पढ़े होंगे √a गुणे √b। अगर लिखा है तो इसका मान होता है √ab। यानी 2 छाता के अंदर लिखा है तो 1 छाता के अंदर लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख लें, इसको लिख सकते हैं -1 गुणे -25 लिख सकते हैं। भाई 25 का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा ना 25 आएगा। अब 25 का मान तो होता है, 25 का मान कितना होता है 5, +-5 दोनों पड़े हैं। जल्दी आदमी माइनस बताता नहीं, लेकिन +-5 दोनों होता है। ये तो भी सिद्ध हुआ ना कि -5 बताएगा वो भी सही है, +5 बताएगा वो भी सही है। अब जनरली आदमी किसी से पूछता है कि सर 25 का मान बताइए तो आदमी 5 बताता है, लेकिन होता माइनस में भी है, दोनों सही है। तो प्लस ही हो गया, यानी +-5 लिखिए चाहे आप लिखिए। और जो इसका मान होता है, क्योंकि इसका मान नहीं निकलेगा, समझ में आ गया ना, तो इसका जो मान लिखा जाता है ये लिखा जाता है आयोटा। एक ग्रीक का शब्द है, इसका मान होता है आयोटा, है ना, IOTA, आयोटा, आयोटा। तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा, तो इसका मान हम लोग लिखेंगे 5 आयोटा। समझ में, आई के आकार का होता है लेकिन आई नहीं होता, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है। समझ में आ गया ना। तो इसका कोई मान पूछेगा सर इसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 आयोटा होगा। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, सिर्फ ये पूछ सकता है कि आयोटा का मान कितना होता है। तो आयोटा का मान आप ध्यान रखना कि √-1 होता है। समझ में आ गया ना। अब अगर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दे तो इधर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर बराबर -1। तो ये मान आप लिख के मतलब पूरा लिख लीजिए। तो आपसे एग्जाम में जो पूछेगा काल्पनिक संख्या कौन सी, तो आयोटा का मान -1, मतलब √-1 और आयोटा स्क्वायर का मान -1। ये चीज ध्यान रखना, सही ना, नोट कर लीजिए। पहचान लेंगे ना सब लोग। इसका मतलब काल्पनिक कौन सी संख्या होगी, किसी भी संख्या पे पावर अगर सम है, जैसे x के पावर सम लिखा है तो इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। समझ में आ गया ना। विषम वाले का तो होगा लेकिन सम वाले का ऋणात्मक नहीं होगा। अब अगर ऋणात्मक लिखा है इसका मतलब वही संख्या काल्पनिक है। समझ में आ गया सबको, क्योंकि सम वाले पर जोड़ा बनेगा और माइनस माइनस का गुणा होके भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा होके प्लस हो जाएगा, इसलिए सम पर संभव नहीं है। जैसे x के स्क्वायर बराबर -25 ऐसे लिखे हमने कहा x के पावर 4 बराबर कोई भी संख्या लिख दें, मान लीजिए -625, तो ये सारी संख्याएं कौन सी हैं, काल्पनिक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है x³ बराबर -125 तो ये वास्तविक संख्या है। क्यूब वाले पर वास्तविक होगा, सम वाले पर वास्तविक नहीं होगा। पहचान लेंगे ना। तो आपका ये पूरा टॉपिक अब आज खत्म है। अब जो लोग आज पहली बार हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, सही ना। ये लास्ट का पॉइंट बचा था कि प्राकृतिक ये वास्तविक कौन है और काल्पनिक कौन है। फिर भी समझ में आया होगा सबको।
अगला लिखिए डिविजिबिलिटी ऑफ चेकिंग, भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच, भाज्यता की जांच का मतलब क्या हुआ, कौन सा संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ये नियम आपको आना चाहिए। यहां से डायरेक्ट एग्जाम में सवाल भी पूछता है और नहीं भी पूछता तो भी ये नियम सबको आना चाहिए। बिना इस नियम के मैथ नहीं संभव है। जैसे अगर मैथ सीखना है तो गुणा भाग और जोड़ और घटाना, ये 4 चीज आना चाहिए, सही ना। उसी प्रकार से भाज्यता की जांच का मतलब कौन सी संख्या किससे विभाजित होगा। जैसे हम अगर बात करें तो शून्य की, तो शून्य क्या 2 से विभाजित है, 3 से है। शून्य इकलौता ऐसा संख्या है जो सभी से विभाजित है। समझ में आ गया ना, लिख लेना इस चीज का। शून्य इकलौती संख्या है जो सभी से विभाजित है। यानी किसी भी संख्या से अगर आप शून्य में भाग दे देंगे, जैसे शून्य में 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, सही ना। शून्य में अगर आप 8 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर का मतलब शेष, तो भी शेष 0 आएगा। शून्य में अगर आप कोई भी संख्या यानी यक्ष से विभाग कर देंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। विभाजित होने का मतलब ये है शेष 0 बचना, यानी पूरा पूरा कट जाना। समझ में आ गया ना। जैसे हम 6 में अगर 2 से भाग करते हैं तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, शेष कितना आएगा, 0। तो विभाजित होने का मतलब है पूरा पूरा भाग चला जाए। तो शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 10 तुनयम शून्य, शेष कितना आएगा, 0। ये तो लिखते हैं ना। इसका मतलब शून्य किसी भी संख्या से विभाजित है। 1, देखिए शून्य इकलौती संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित है, और 1 इकलौती ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। समझ में आ गया ना। इसको भी लिख लेना। 1 इकलौती संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। यानी 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो भी शेष 0 आएगा। जैसे अगर 8 लिखा है या 9 लिखा है, 9 में अगर आप 1 से भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा, 0 आएगा। भाग देने का मतलब देखिए ऐसे नहीं लिखना है, अब या लिख सकते हैं ऐसे 9 में 1 से भाग देना, 1 9 9, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो बच्चों वाला तरीका हो जाएगा, सही ना। मतलब लिखा यही है लेकिन ऐसे लिख दिया है कि 9 में 1 से भाग देंगे तो शेष 0। बस केवल लिखने का तरीका बदल गया, बस उतने सा बदला है। जैसे हम लोग बचपन में जाते थे तो कहां जाते थे, ट्यूशन जाते थे। अब कहां जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। ऐसे तो है ना। बात समझ में आया कि अगर कोई बचपन में इंटर तक पूछता था या 8 तक पूछता था कहां जाते हो, कहेंगे भैया कोचिंग पढ़ रहे, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। ट्यूशन ही तो कहा था ना, वहां कोचिंग नहीं कहा था कि कोचिंग जा रहे हैं। अब कोई पूछता है कहां जाते हो तो कहेंगे कोचिंग जाते हैं, कोचिंग करते हैं। तो वैसे चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है। बस ये बचपन वाला तरीका है, ये आज वाला तरीका है। समझ में आ गया ना। तो 1 इकलौती संख्या है, किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। किसी को यहां तक दिक्कत है। अब बात करते हैं 2 का। दो से कौन सी संख्या विभाजित है, हाँ सभी सम संख्या। सभी सम संख्या विभाजित है। सभी सम संख्या का मतलब अर्थात क्या लिख सकते हैं, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये होगा ना, ये 5 संख्याएं सम है।
मतलब एक लाइन में ये कह सकते हैं सभी सम संख्याएं विभाजित होंगी 2 से। सम की पहचान ही क्या है? सम का पहचान का मतलब जिसका अंतिम अंक, हाँ, जिसका जो संख्या 2 से विभाजित हो वही संख्या सम है। और 2 से तभी विभाजित होगा जब इकाई का अंक, इकाई का मतलब अंतिम अंक, सही ना, सम हो। जैसे 1694, क्या ये 2 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब अगर इसमें 2 से भाग देना है तो सिर्फ आप विभाजित के लिए 4 में भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 0। कोई भी संख्या है 1009, क्या ये 2 से विभाजित है? बिल्कुल है। इसमें भी शेष कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा आपको? नहीं, इनको नहीं आ रहा। 2 से भाग नहीं आता तो विभाजित का मतलब भागे देना हो भैया। 100 में या 190 ऐसे लिखा, हमने कहा 2 से भाग करिए, तो क्या इसमें शेष बचेगा? हमने कहा नहीं बचेगा। कब तक नहीं बचेगा? जब तक इकाई का अंक या तो 0 लिखा हो, या 2 लिखा हो, या 4 लिखा हो, या 6 लिखा हो, या 8 लिखा हो। यानी इस जो यहां मान लीजिए खाली कर दें तो इसके स्थान पे अगर यही 5 अंक लिखे होंगे तो हमेशा शेष कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया ना? तो उसके लिए भाग ऐसे नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम पुलिस का फॉर्म डाले हैं, बताइए, फॉर्म डाले हैं ना? तो अगर फॉर्म डाले हैं तो रीजन ये है कि अभी तक जो इंटरमीडिएट का पेपर था 10+2 का या हाई स्कूल का, ये पेपर कितने घंटे का था? 3.25 घंटा, 3 घंटा 15 मिनट का था। कितना? 3 घंटा 15 मिनट का। और मैथ में सवाल कितने आते थे? मैक्सिमम सवाल की अगर हम बात करें तो 25 सवाल ये आता था ना, इससे ज्यादा सवाल नहीं आता था। ये मैक्सिमम है। वैसे 5-6 खंड आते थे, किसी में आता था 4 करिए, किसी में 2 करिए, किसी में 1 करिए, ऐसे आता था ना भाई। एक बदला प्रश्न संख्या 1, उसमें लिखा रहता था निम्नलिखित में से कोई 4 करिए। फिर आगे लिखा रहा था खंड 2, निम्नलिखित में से कोई 3 करिए। खंड तीसरा, निम्नलिखित में से कोई 2 करिए। तो मैक्सिमम सभी मिला के 25 से ज्यादा नहीं होता था, मान सकते हैं। हाँ, ऐसा हर जगह है। मतलब यूनिवर्सिटी एकेडमिक वाले पेपर में यही हाल है, मानते हैं ना ये चीज। तो 3.25 घंटे में 25 प्रश्न करना है। अब तो जो 3.25 घंटे में 25 प्रश्न करना है, यहां पर क्या है? यहां पर 120 मिनट है उत्तर प्रदेश पुलिस में, और 150 क्वेश्चन करना है। समझ में है ना? तो अब स्पीड तो ज्यादा होना चाहिए। अगर यहां आप देखेंगे, अगर 25 से भाग करेंगे तो इसका समय कितना देगा? 3 छक 18, 195 मिनट। ये तो हुआ ना, 3 घंटा 15 मिनट का मतलब हुआ 195 मिनट। 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 3 घंटा में 180 मिनट, 15 और जोड़ देंगे 195 मिनट। 195 को थोड़ा सा इसको 200 मान ले तो लगभग 25 8 200, लगभग 8 मिनट का 1 मिनट में मिल रहा है। ऐसे तो है ना? और यहां अगर 120 मिनट 150 क्वेश्चन करना है तो पहला चीज तो 10 मिनट आप माइनस कर लीजिए। क्यों माइनस कर लेंगे? क्योंकि 150 गोला भरना है भाई। गोला भी उसी समय में भरेंगे ना, उसके लिए एक्स्ट्रा समय नहीं है। हाई स्कूल का पेपर नहीं है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा, ऐसे तो है ना? तो आप ये मान सकते हैं कि 150 क्वेश्चन है और 110 मिनट आपके पास है। और इसको अगर काट देंगे तो ये कितना जाएगा? 11 से अगर यहां काटेंगे तो हमने उल्टा लिख दिया है। इसका मतलब कितना हो गया कि 110 मिनट ही है और 150 क्वेश्चन करना है, सही ना? अगर मिनट से सेकंड बनाएंगे तो ये मिनट में लिखा है, सेकंड बनाने के लिए 60 का गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक ना? या इस 0 से इधर वाला 0 काट दीजिए, और इसे से काटने 15 चौका 60, 11 चौक 44 सेकंड। इसका मतलब एक एक सवाल को आपको 44 सेकंड में लगाना है। तो अब 44 सेकंड लगाने के लिए आप जब 2 का भाग ऐसे लगाएंगे तो खाली भागे नहीं पूरा हो पाएगा, सही ना? सवाल अच्छे लेवल के हैं, बात समझ में आ गया ना? इसीलिए हमने नियम लिख दिया कि जिसका इकाई का अंक 2 0 4 6 8 देखेंगे उसको कह देंगे आंख मूंद के कि वो संख्या 2 से कट जाएगा। समझ में आया ना? सूत्र है, जिसको सूत्र बोलते हैं, वही सूत्र मान लीजिए आप। समझ में आया ना? अब क्लियर है? तो ये संख्या 2 से कट जाएगा, यानी ऐसे भाग देंगे तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कोई भी संख्या में अगर इस अंतिम अंक का मतलब ये 5 अंक लिखे हैं, 5 में से कोई भी एक लिखा है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। और अगर इस 5 में से कोई दूसरा अंक लिखा है, शांत रहिए, इस 5 में से कोई दूसरा अंक लिखा है तो शेष कितना आएगा? 1।
यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर सम लिखा है और सम संख्या में अगर 2 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 0। लेकिन अगर संख्या विषम लिखा है और 2 से भाग कर देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया ना, बिना भाग दिए आंख मूंद के बता देना। अगला लिखिए 3 से विभाजित होने का नियम। और डरना नहीं कि 44 सेकंड में सवाल नहीं होगा। लगभग 6-7 साल हमको पढ़ाते हुए हो गया, सही ना। और हम चैलेंज देके कहते हैं आपके पास जो भी किताब है उस किताब से सवाल लगाइए। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप यही किताब से सवाल लगाइए। आपके पास जो भी किताब हो, सही ना, बस प्रॉपर मैथ का हो, कंबाइन वाला ना हो कि पुलिस का पढ़ रहे थे, मार्केट गए, कोई ऐसा किताब ले उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जिस वैसा ना हो। मतलब बढ़िया किताब हो जिसमें मैथ के भी एक एक चैप्टर में 100-100 200 सवाल हो, सही ना। जो भी किताब आपके पास है उस किताब को लगाइए, सवाल अगर फंसे तो हमसे बताइए। समझ में आ गया ना। मैथ हम लोगों को क्यों नहीं आता, मैथ ना आने का सिर्फ रीजन जानते हैं क्या है? नहीं पढ़ते तो सभी लोग हैं भाई, पढ़ता कौन नहीं है, प्रैक्टिस भी करते हैं। मैथ आदमी जीवन भर मैथ या मैथ और साइंस का कोचिंग किया है कि नहीं किए हैं? हर कोई किया है ना। रियलिटी तो यही, जिसने कोचिंग किया होगा अगर कभी भी, तो मैथ का कोचिंग किया होगा या इंग्लिश का कोचिंग किया होगा या साइंस का कोचिंग किया होगा। जैसे इंटरमीडिएट में अगर कोई रहा होगा तो मैथ अगर लिया होगा तो मैथ और फिजिक्स का कोचिंग किया होगा या इंग्लिश का भी किया होगा। इंग्लिश लेकिन 3rd नंबर पे था, पहले नंबर पे मैथ, दूसरे नंबर पे साइंस, तीसरे नंबर पे इंग्लिश। ये रियलिटी है ना। और अगर कोई बायोलॉजी वाला बैकग्राउंड का रहा होगा तो जो कोचिंग किया होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री का किया होगा और इंग्लिश का किया होगा। मतलब अपवाद की बात नहीं कर रहे, जनरली यही है। और अगर कोई मान लीजिए बायो मतलब वो आर्ट साइड वाला रहा होगा तो इंग्लिश का कोचिंग किया होगा, लेकिन संविधान का, सही ना, भूगोल का, इसका कोचिंग किसी ने किया है? नहीं किया है। इसका मतलब पढ़ते जो है वही कमजोर हो गया। बात समझ में है ना। कमजोर क्यों हो गया? कमजोर सिर्फ एक कारण से हो गया, क्योंकि गलत ढंग से पढ़ लिए, सही ना। उसी चीज को यहां आसान बनाना है। गलत ढंग क्या पढ़ लिए आप? हिंदी आप लोग कैसे पढ़े थे? बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ रहिए, मजा आएगा क्लास में, बिल्कुल समझ के जाएंगे आप। हिंदी कैसे पढ़ लिए आप? हिंदी गुरुजी कैसे पढ़ाते थे? हिंदी पढ़ने का तरीका यह था कि जब टीचर आते थे तो एक एक बच्चों से खड़ा होकर पढ़वाते थे। जनरली 6-7-8 तक ही करते थे, सही ना। चाहे धूप में बैठा के पढ़वाते थे पेड़ के नीचे, चाहे कमरे में, एक एक लोगों से खड़ा करके पढ़वाते थे। उसके बाद फिर खुद उस पैराग्राफ को पढ़ते थे, उसका अर्थ बताते थे, समझाते थे, सही ना। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था तब आपसे कहते थे जो पीछे प्रश्न उत्तर लिखा है उसको याद करके या उसको लिख के लाइए। यही तरीका था ना। इंग्लिश में भी यही तरीका था कि बच्चे से पहले पढ़वाते थे, फिर टीचर खुद पढ़ते थे और बच्चे पेंसिल भी लिए रहते थे, मतलब उसका मीनिंग भी लिखा करते थे ना उसके ऊपर, यही तो पढ़ते थे। ऐसे इतिहास था, ऐसे संविधान था, ऐसे मतलब जीएस भी, सब कुछ ऐसे था। बस इंग्लिश ऐसे नहीं हुआ। जो आपका मैथ है ना, ये ऐसे नहीं पढ़े आप कैसे पढ़े हैं? आप जैसे आए तो पहला टीचर ने सवाल बताया, उसी में 1-2 बच्चे तेज रहते थे तो कहता सर, जैसे मान लीजिए टीचर ने बताया आपको 9.2 का पहला सवाल, तो तब पीछे से कोई पूछ रहा सर पहला वाला लग गया है, दूसरा वाला बता दीजिए। टीचर ने दूसरा बता दिया, सही ना। फिर 1-2 सवाल टीचर बताए, अगले दिन फिर कोई टीचर आया, सर वो प्रश्नावली पूरा हो गया, अगले प्रश्नावली का 3 सवाल लग गया, चौथा बता दीजिए। मतलब रीजन ही है, सभी ऐसे पढ़े हैं ना। रीजन ये हो गया कि आप सिर्फ सवाल पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। अब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो हर सवाल नहीं लगेगा भाई, क्योंकि समझ नहीं विकसित हुआ, सिर्फ सवाल पढ़ डाले, वही सवाल अगर आ गया तो लग गया। आपने फार्मूला से मैथ पढ़ लिया, ठीक ना। हम जो मैथ पढ़ाएंगे देखना, एक भी फार्मूला बोर्ड पे नहीं लिखेंगे पूरे अंक गणित में, ठीक ना। जो हमसे पढ़े उनसे बात करिए, पूछिए, एक बिना फार्मूले का हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे, हम सिद्ध कर देंगे फार्मूला नहीं है। वैदिक गणित जैसे पढ़ते हैं ना, बिना फार्मूला आप खुद बना सकते हैं, बनाना भी नहीं है। हम ऐसे भी नहीं कहेंगे कि आप फार्मूला बनाइए, सिर्फ समझ विकसित करिए, सारे सवाल लग जाएंगे, है ना। लाइब्रेरी में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो हम ही से पढ़े हैं, है ना। और उनसे बात करिए, वो बताएंगे कि साहू सर फार्मूला नहीं पढ़ाते, है ना। फार्मूला अब आगे अब मतलब आज से फार्मूला का काम बंद, फार्मूला आपको नहीं रटना है। एक आध फार्मूले रटने हैं, वो बेसिक वाले जो आप 3-4 में पढ़े हैं, जैसे औसत का फार्मूला, कुल योग बटा संख्या, इसके अलावा फार्मूला नहीं पढ़ना है, सही है ना।
तो चीजें ये है कि गलत ढंग से पढ़ लिए हम लोग। क्या किए बचपन तक हम लोग सभी लोग ऐसे पढ़ लिए, केवल सवाल सवाल पढ़ लिए, थ्योरी नहीं पढ़े। वही आदमी जब यूनिवर्सिटी में जाता है पढ़ने के लिए तो वहां पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, वहां भी पहले थ्योरी, टीचर मैथ के टीचर ही पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि वो जानता है कि सवाल भाई मार्केट में बहुत से प्रकाशन की किताबें हैं, सही ना। अब कंपोजिशन के लेवल पे हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि भैया हम ये किताब पढ़ा रहे हैं, आप अगर आपकी किताब में दूसरा सवाल लिखा है, वहां तो बच्चे किसी भी किताब से सवाल लगाएंगे। तो अगर किसी भी किताब से सवाल लगाना और हर किताब का सवाल लगाना है तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, सही ना। और जिस दिन आपको थ्योरी का नॉलेज हो जाएगा, जैसे दो चीज होती है, थोड़ा सा समय लगेगा। मान लीजिए एक होता है ना इंजीनियर और एक होता है मिस्त्री, सही ना, इसे लिखते हैं ना मिस्त्री। चलिए दोनों में अंतर क्या बता सकते हैं इंजीनियर और मिस्त्री में? नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं मिस्त्री दोनों। देखिए अभी आप कहीं से, अभी आप मान लीजिए बीटेक करके निकलिए, बीटेक करके अगर आप निकलेंगे तो बीटेक वाले का सैलरी कितना होगा? 8,000 10,000 स्टार्टिंग में होता है ना। और कोई अगर यहाँ मोटरसाइकिल बना रहा होगा, हो जाएगा तुरंत 22,000 पाएगा, 25,000 पाएगा, मानते हैं चीज। लेकिन 4 साल बाद इंजीनियर 1 लाख का पहुंचेगा, ये 25,000 से 28,000 पहुंचेंगे। रीजन ये है जो इंजीनियर होता है वो किताबी नॉलेज रखा, मतलब उसके पास थ्योरी का नॉलेज है। और जो मिस्त्री होगा वो सीखा है किसी दुकान पे, इसके बाद उसके पास नॉलेज तो है लेकिन थ्योरी का नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकली नॉलेज है। और प्रैक्टिकली नॉलेज वाला एक समय ऐसा आएगा इंजीनियर इसको पिछाड़ देगा। स्टार्टिंग में तो इसके पास थ्योरी का नॉलेज है, इसको यही नहीं पता होगा कौन से नट में कौन सा रिंच लगाना है, कितने नंबर का लगेगा। से कोई नट खोलना है मान लीजिए, तो हर आदमी नहीं जान पाएगा ना भाई, इंजीनियर नहीं जान पाएगा कि जैसे नट देखेगा कि इस पे 12 नंबर का रिंच लगेगा, 18 नंबर का लगेगा, 13 नंबर का लगेगा। मिस्त्री बता देगा, मोटरसाइकिल का नंबर देख के बता देगा कि 14 नंबर का रिंच लाओ खुल जाएगा। इंजीनियर नहीं बता पाएगा भाई, वो किताब में देखा है, मानते ना चीज। लेकिन क्योंकि उसके पास थ्योरी का नॉलेज है, और जिसके पास थ्योरी का नॉलेज होगा वो प्रैक्टिकल कर लेगा। इसलिए स्कूल में पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है तब प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, समझ में आया ना। और मैथ में हम लोग क्या किए, मैथ में पहले प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी पढ़वे नहीं किए, इसीलिए फेल हो गए, फ्लॉप करके आगे, मान देना चीज। जैसे इंटर पास किए फ्लॉप इसीलिए हो गया मैथ, क्योंकि हम लोग सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़े, खाली प्रैक्टिकल के लेवल पढ़े। प्रैक्टिकल का मतलब खाली सवाल सवाल लगाए, समझ में आ गया ना। जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं बिना प्रतिशत के नहीं लगा पाएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें प्रतिशत ना हो। अब जो प्रतिशत नहीं पढ़ेगा वो 4 सवाल क्या करेगा, चारों चैप्टर रटेगा। जिसको प्रतिशत का समझ हो जाएगा वो चारों चैप्टर आराम से लगाएगा, क्योंकि सब में प्रतिशत लगाना है। थोड़ा सा बात समझ में आया होगा ना कि अंतर क्या है। इसका मतलब थ्योरी जरूरी है, अगर थ्योरी आप नहीं पढ़ रहे किसी भी सब्जेक्ट में तो फिर वो नॉलेज अधूरा रहेगा। अब ऑनलाइन में क्या आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया। डिजिटल बोर्ड में और ज्यादा थ्योरी स्टार्ट करके सीधे सीधे सवाल का प्रैक्टिस करवाने लगे। 12-12 घंटा मैराथन चला देंगे, खाली सवाल सॉल्व करवा देंगे, ये तो करते हैं ना। उसके बाद किसी दूसरे का सवाल आता है, फिर वहां फ्लॉप कर जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि जब सवाल खाली आप रटेंगे तो वही टाइप का सवाल लगा पाएंगे। चलिए अब पढ़ लेते हैं। भाज्यता की जांच में 1 और 2 का बता दिए, 3 का क्या होता है? 3 से कौन सी विभाजित होगी? हाँ, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, सही ना। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछे 2 1 5 6 1, क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे। मतलब एक तरीका तो क्या है कि 21,561 में ऐसे 3 से भाग कर दीजिए, बात समझ में आ रहा ना। लेकिन हम ऐसे भाग नहीं देंगे, हमने कहा इसको देख के बता दीजिए कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जोड़ देंगे 2 और 1 3, 3 5 8, 8 6 14, 14 और 1 15। तो अगर 15 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। समझ में आ गया ना। इसे दूसरी संख्या मान लीजिए 1 6 2 4
और 2। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कैसे चेक करेंगे? देखिए 3 से भाग देंगे तो सबसे पहले इसको जोड़िए। 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14 और 1 15। तो यहाँ भी 15 आ गया ना, तो 15 में 3 का भाग जाता है, यानी इसमें नहीं देना है, अब इसमें देना है, जाता है ना भाग। तो अगर जाएगा तो फिर इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। बताइए संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं? नहीं हुआ? नहीं है। अब देखिए संख्या बहुत लंबा लिख दी है ना, तो हमने क्या कहा? 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 की विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब संख्या पहाड़ा कैसे आप लिखते हैं? बहुत बेसिक बात बता रहे हैं। 3, फिर जब 3 दूनी 6 लिखते हैं, इसका मतलब इसी में 3 जोड़ देते हैं। फिर 3 त्रिक का 9 का मतलब फिर से 3 बार जोड़ते हैं। 3 चौक 12 का मतलब फिर से 3 जोड़ते हैं। तो 3 3 का जोड़ा ही बनाना है, तो हम जोड़े क्यों? हम सीधे काट देंगे। सर ये 6 3 से कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 5 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा। हाँ, तो जिसका बना सकते हैं वो कट गया, ये तुम काट रहे हैं ना भाई, वो 3 से कट जाएगा। तो बचा कितना? 1 और 1 2 बच गया ना, 2 बच गया ना। इसका मतलब इसमें 3 से अगर भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, शेष 0 नहीं आएगा। बिना जोड़े सॉल्व हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ छोटा था तो यहाँ जोड़ दिए, सही ना? जोड़ने में हासिल भूल भी सकते थे, इसलिए इसे काट दिए। 6 से 6 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, 2 और 1 3 कुछ नहीं बचा, 0। समझ में आ गया ना? मतलब 3 3 का जोड़ा बना के काट देना है। 3 के पहाड़ा में तुरंत काट दीजिए, जो 3 के पहाड़ा में दिखे। डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो जोड़ के काट दीजिए। जैसे 5 और 1 6, अब हो गया भाई, जोड़ के तो काटना है ना। तो 15 लिखा होगा तो भी करता, मतलब चाहे 15 सीधे दिखे, चाहे 5 और 1 6 दिखे, काट देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे यहां अगर हम देखते हैं तो बिना जोड़े ही बता सकते हैं। जैसे 6 से 6 कट गया, 4 2 6 कट गया, 2 और 1 कट गया, जो बच गया वही शेष। क्लियर है ना? जैसे चलिए अगला बताइए। 1 2 5 1 6 9 3 2। बताइए क्या ये 3 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा? शेष कितना बचेगा? 2। तो ऐसे काट सकते। देखिए 6 से 6 ये कट जाएगा ना, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, 5 और 1 6 भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। और यहाँ 2 और 1 3 ये भी कट गया, 2 बच गया, बस ये 2 शेष है। मतलब अब इसको भाग नहीं देना है। अगर आप कोई बच्चा ऐसे भाग दे रहा है 12 51 6 9 3 2 में 3 से भाग दे रहा तो भी सही है। तो ऐसे जब लास्ट में भाग दे देते आएंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 2। तो बिना भाग दिए भी बता सकते हैं। समझ में आया? यहां तक लगा लेंगे ना सब लोग। ये ध्यान रखना है कि सवाल जल्दी लगाना एग्जाम में। अब पता चला सवाल आप ऐसे चेक कर रहे हैं भाग देके, तो फिर 46 सेकंड में भाग नहीं, 2 मिनट में खाली भाग दे पाएंगे आप। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या चीज? मतलब नहीं समझा। अगर यही है तो दशमलव में लिखा रहे, बीच में दशमलव रहे तो बीच में दशमलव रहे, यानी इनका कहने का मतलब ये एक ऐसे बीच में दशमलव आ जाए, ये है ना? ये तो पूछ रहे हैं ना। चलिए, तो ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, इनका पूछना है। तो एक चीज बताइए, विभाजित होने का मतलब होता है, पहले बात पूरी सुनिए, विभाजित होने का मतलब होता है जिसमें पूरा पूरा कट जाए। और पूरा पूरा कटने का मतलब ये होता है कि जब यहां संख्या में ही दशमलव लिखा है, पहले बात सुनना, इसका मतलब जो संख्या है वो खुद संख्या विभाजित नहीं था किसी संख्या से। भाई दशमलव में संख्या आदमी कब देता है भाग? विभाजित होने का मतलब जिसमें शेष निकालना है ना, बात आप समझना। हम लोग बात किसी कर रहे हैं शेष निकालने का। तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने कहा 3 में 2 का भाग करिए, सुनना, 3 में 2 का भाग करिए। और जब आप 3 में 2 का भाग करेंगे तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? आप कहेंगे नहीं, क्यों? कि 2 1 कम 2, एक शेष लिखेंगे ना,
बाकी अगर वैसे देखेंगे कोई आदमी दशमलव बढ़ा दिया तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 2 पंचे कट जाएगा। तो भाग नहीं निकालना है, शेष निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जब संख्या आपने पहले ही दशमलव में बताया है, तो वैसे अगर देखेंगे तो फिर से अंकों का योग करना चाहिए, सीधा सीधा मतलब है। मतलब अगर अंकों का योग कट जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा मान, जैसे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर जो वो संख्या फिर उसमें शेष नहीं बचेगा ना। कहने का मतलब जो मान पहले से ही दशमलव में है उसमें शेष थोड़ा लिखेंगे आप। जैसे किसी संख्या में, जैसे 1 4 6 में हमने कहा 9 से भाग करिए, सुनना इसे, 9 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 9 1 कम 9, यहां बच गया 5, फिर 6 उतार लेंगे, ये ना 9 6 54, 9 6 54, इसका मतलब 2 शेष आ गया। तो शेष ऐसे लिखेंगे तो सही है। अब किसी बच्चे ने ऐसे भाग लगा दिया 1 4 6 और 9 से भाग कर दिया, फिर से 9 1 कम 9, 5 बचेगा 6, फिर 9 6 54, 2, किसी ने दशमलव ऐसे लगा दिया, फिर 9 दूनी 18, पूरा सुनना, ऐसे आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा देगा, फिर 9 दूनी 18। मान लीजिए ऐसे आएगा, तो क्या इसको आप 2 शेष लिख सकते हैं? अब नहीं लिख सकते शेष, दशमलव लग गया तो अब शेष नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गया ना दोनों में? तो जब पहले ही सवाल में यहाँ है तो उसमें शेष नहीं लिखा जा सकता। हाँ, अगर कटने की बात करें, मान लीजिए हो सकता था संख्या कट जाए लास्ट में, तो भी उसको शेष नहीं कहेंगे। जैसे हो सकता इत्तेफाक से मान लीजिए कट जाता, कट भी सकता है ना कभी कभी, किसी में आ गया किसी में नहीं आएगा। तो अगर कट भी गया तो यहाँ मान भागफल मतलब इतना पॉइंट इतना लिखा है, जब इतना पॉइंट इतना लिखा है इसका मतलब वो संख्या विभाजित नहीं थी, तभी तो आपने दशमलव में भाग दिया। वैसे तो बहुत सी संख्याएं कट जाएंगी, वैसे तो सारी विषम संख्याएं सम संख्याओं से कट जाएंगी कि नहीं कटेगा भाई? 3 2 से कट जाएगा ना। लेकिन वैसे कोई पूछेगा क्या 3 में 2 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब दशमलव के बाद वाला मान्य नहीं है। समझ में आ गया ना? दशमलव लगा के तो कट ही जाएगा। क्लियर है? अब चलिए, जो भी डाउट हो आप पूछ लिया करिए सभी लोग। अब जैसे इसमें मान लीजिए आप भाग दे दें तो दशमलव की संख्या है, तो ये संख्या पहले से दशमलव, तो ये आप यहां पर ये सवाल नहीं बनेगा। बाकी अगर वैसे देखेंगे तो 0 बढ़ा के संख्या कर सकता है। कैसे कट जाएगा? जैसे ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक बच गया। इसका मतलब क्या है? अब पूरा अगर आप भाग दीजिए 12 1 6.39, तो अब इसमें जब भाग देंगे तो भागफल पहले से ही दशमलव में आएगा। समझ में आ गया ना? जब पहले से दशमलव में आएगा तो क्या ये संख्या दशमलव में विभाजित है? जैसे इसका हम आपसे पूछे इसमें इकाई का अंक कौन सा है, बताइए। इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है? 1 2 1 6.39, इकाई का अंक बताइए कितना है? 9 नहीं, इकाई का अंक 6 है। दशमलव के बाद इसीलिए हर आदमी जब संख्या पढ़ता है इसको पढ़ेगा 1216.39, क्योंकि ये इकाई दहाई नहीं है, इसीलिए इसको 1216.39 पढ़ता है। इसको आप 39 नहीं पढ़ सकते क्योंकि इकाई 9 नहीं है, सही ना? एक होता है स्थानीय मान और जातीय मान। तो अगर हम आपसे पूछे इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 होगा। और 6 होने का मतलब है इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा किया गया है तभी 6 आया है, और दहाई के स्थान पर होगा तो 10 का गुणा किया गया होगा। इसका मतलब इकाई के स्थान पर है ये, तो इकाई के स्थान पर है तो इकाई का अंक 6 पढ़ेंगे ना, 9 कैसे पढ़ लेंगे? समझ में आ गया ना? अब क्लियर हो गया पूरा? चलिए, एक 8 2 7 5 6 3 में अगर 3 से भाग करें शेष कितना आएगा? या पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? सिंपल सवाल है। कट गया तो शेष 0, नहीं कटेगा तो वही शेष। तो एक तरीका है जोड़िए, एक तरीका काट दीजिए। 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 बच गया। तो 5 शेष नहीं आएगा। शेष कितना आएगा भाई? 5 में भी 3 का भाग जाएगा ना, तो शेष कितना आएगा? 2। समझ में आ गया? शेष कभी भी, जो शेष का मान आता है शेष, इस शेष का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़े होगा ना। इसका मतलब जो शेष का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा? बराबर आएगा, मतलब या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन कभी भी भाजक से बड़ा
नहीं आएगा। मतलब 3 से अगर भाग देंगे तो क्या शेष 3 आ जाएगा? शेष 3 नहीं आएगा। शेष कितना आएगा? 0, 1 और 2, ये तो आएगा ना। समझ में आ गया? इसका मतलब जो शेष का मान आएगा वो भाजक से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा। मतलब 0 भी हो सकता है, यानी किसी भी संख्या में अगर आप 3 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? तो शेष जो आएगा वो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या 2 आएगा, कभी भी शेष 3 नहीं आएगा। अब अगर बाई चांस 3 या 3 से ज्यादा आ गया तो पुनः भाग दे दीजिए। समझ में आ गया ना? दोबारा भाग दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इस पर आधारित सवाल कैसे पूछता है। लिखिए सवाल। संख्या 27x3 1 यदि 3 से विभाज्य है तो x का संभावित कुल मानों की संख्या होगी। यानी इस x के स्थान पे कितने मान हो सकते हैं कि वो संख्या 3 से कट जाए? 2 और 1 नहीं, 1 नहीं, 2 और 8। देखिए हमने कहा कि ये संख्या 2, 7, x 3 और 1 3 से विभाजित होना चाहिए, ये तो बोले है ना। मतलब शेष शून्य आना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो x के स्थान पे खाली, खाली का मतलब यहाँ डैश है, ये अंक आपको भरना है। तो हमने कहा 7 2 9 तो कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 1 बच गया। इसका मतलब अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए, तो 1 बच गया। इसका मतलब यहाँ 2 लिख सकते हैं, तो 2 और 1 3 फिर से कट जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ वाला मान है यहाँ क्या हो सकता है? 2 हो गया। अच्छा 2 के अलावा क्या यहाँ हम 3 लिख दें तो कटेगा? नहीं कटेगा, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ हम 4 लिख दें तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ 5 लिख दें तो फिर से कट जाएगा, इसका मतलब 5 भी हो सकता है। फिर ऐसे 6 लिखेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। 7 पे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। 8 पर कट जाएगा। इसका मतलब कितने मान लिखे जा सकते हैं? 3 मान। समझ में आ गया ना? ये उत्तर है। आपसे पूछा कुल मान, संभावित मान की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 3। कौन कौन से हैं? तो 2, 5 और 8। समझ में आया ना? इसी में पूछ सकता था संभावित मानों का योगफल बताइए, तो जोड़ देते 8 2 10 5 15। समझ में आ गया ना? जो भी पूछेगा वो तो आगे सवाल, मान जब निकल ही गया तो कुछ भी पूछे। सबको समझ में आ रहा है पीछे आप लोगों को? चलिए दूसरा सवाल लिखिए। सेम सवाल है ये। संख्या 1 5 2 x 1 यदि 3 से विभाजित है तो x के संभावित कुल मान की संख्या कितनी है? 3 6 9। जैसे 1 5 2 x और 1 ये लिखा है। हमने कहा 3 से करना चाहिए, तो पहले काट दीजिए। 5 1 6 कट जाता, 2 और 1 3 कट जाता, सही ना? तो देखिए अब यहाँ के स्थान पे क्या क्या लिखा जा सकता है। जैसे कुछ लोगों ने कहा सर 3 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। कुछ ने कहा 6 लिख दीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा मान लिखना जो 3 से कट जाए। कुछ लोगों ने कहा 9 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। कितने मान आएंगे? 12 नहीं लिख सकते, 12 संख्या हो जाएगा ना। अंक, एक अंक का लिखना है। 3 आएगा? नहीं, 4 आएगा। एक शून्य भी आएगा भाई, शून्य लिख देंगे तो भी तो कटेगा, तो भी कटेगा ना। तो कुल कितने मान आएंगे? 4। ऑप्शन कैसे लिखा होता? ऑप्शन ऐसे लिखा होता 1 2 3 और 4 ही ऑप्शन है। 4 लगा देंगे। समझ में आ रहा है सबको? अब लिखिए दूसरा सवाल लिखिए।
देखिए संख्या 2 5 1 3 4, यदि अच्छा 4 के बाद में एक यहाँ पे ले लेना 4 और यक्स, यदि 3 से विभाजित है तो यक्स का सबसे बड़ा मान होगा। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कॉम्पिटिटिव के, आ जाएगा ना सबका। आप लोगों का नहीं है? हाँ तो अब सही। देखिए 5 और 1 6 काट देंगे, ये 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, इसका मतलब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ क्या क्या लिख सकते थे? 0 3 6 और 9, सबसे बड़ा 9 बता देंगे। समझ में आ गया ना सबको? अगला सवाल लिखिए। संख्या 1 यक्स 2y 5 यदि 3 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान होगा। क्या हुआ? 3 और दोनों योग बताना है ना, 4 3 7, एक्स प्लस वाई बताना है। एक्स प्लस वाई चलिए जिस एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान बताना, न्यूनतम मान। चलिए पूरा लाइन लिखा है, एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? हाँ कितना? अरे योग करके बताना, एक्स प्लस वाई का पूरा मान 4। आपका जो आए बोला करिए, गलत सही कुछ भी बोलिए, सही ना? गलत सही बोलने का मतलब इससे सिलेबस से संबंधित है, नहीं कि कुछ भी बोलने लगी। मतलब जो भी आपका उत्तर आए, 4 आए 3 आए 2 आए, वो बोलिए। बोलना सीखिए, क्योंकि बोलने से क्या फायदा होगा ना, आपकी कमियां निकलेंगी तो सुधार होगा। कितना जाएगा? 4। देखिए इसका मान लिखा है 1 यक्स 2 वाई 5। हमने कहा 2 और 1 3 कट जाएगा, और 5 में अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो 2 बचेगा। इसका मतलब ये बचेगा यक्स प्लस यक्स प्लस वाई प्लस 2 लिख सकते हैं इसे भाई। 5 में ही 3 का भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 बचेगा ना ये। अब जो ये मान आना चाहिए, ये होना चाहिए 3 के पहाड़ा वाला। 3 के जो पहाड़ा वाला होना चाहिए, उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स का मान 1 लिख दें, वाई का मान 0 लिख दें, लिख सकते हैं ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स का मान 0 लिख दें, वाई का मान 1 लिख दें, तो भी 3 आएगा, 3 आएगा ना दोनों कंडीशन में। भाई 2 और 1 3 आ जाएगा, और किसी ने ऐसे बदल दिया तो भी कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? वाई की जगह पे क्या हुआ? तो लिखे तो है, लेकिन हमने क्या लिखा है सब बाद में न्यूनतम पूछा है, तो सबसे कम कितना आएगा? एक्स और वाई का मान कितना आएगा? 1। 0 प्लस 1, हाँ मतलब 0 प्लस 1 बराबर, तो न्यूनतम मान कितना आएगा? 1। अगर अधिकतम पूछता तो बदल कर रख सकते थे भाई, यहाँ 1 रख सकते थे और यहाँ हम 3 रख देते तो 4 आ जाता। समझ में आ गया ना? अरे कई मान हो सकते हैं, कहने का मतलब 3 का पहाड़ा कई हो सकता है ना भाई। 3 का पहाड़ा 3 भी आ सकता है, 3 का पहाड़ा 6 भी आ सकता है, 3 का पहाड़ा 9 भी आ सकता है, 3 का पहाड़ा 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। तो यहाँ पर लिखा है सवाल में न्यूनतम बताइए, तो न्यूनतम होने के लिए 0 और 1 का होना जरूरी है। अब कौन सा 0 है कौन सा 1 है ये नहीं बताया जा सकता। हाँ कोई भी लिख सकते हैं। अगर ये पूछेगा तो यहाँ लिखा होता है कि x का मान y से बड़ा है, तो लिख सकते थे। तो सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो कोई भी मान आए हमेशा मान कितना आएगा? 1। इसका उत्तर आएगा 1।
कोई डाउट है? और नोट्स सभी लोग बनाइए, जिस प्रॉपर अगर पढ़ना है तो नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही माध्यम होगा ना जो आपका बाद में रिवीजन कर देगा। नोट्स आज के लिए नहीं बनाना है भाई, जब तक आप कोचिंग करेंगे तब तक तो हम रावी करेंगे, सवाल फंसेगा पूछेंगे। नोट्स तब के लिए होता है जब आप कोचिंग बंद कर देते हैं, स्वयं पढ़ने लगते हैं, सेल्फ स्टडी। तब जो कहीं सवाल फंसेगा, कॉन्सेप्ट फंसेगा, तभी तो नोट्स में खोजेंगे। और नोट्स ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत करेगा। लग जाएगा सबका ये? चलिए अगला लिखिए, 4 से विभाजित होने का नियम। हाँ, 4 से विभाजित होने का नियम कौन सा है? हाँ, संख्या का अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए। संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या लिखा है उसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो वो संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे 19992, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। तो देखिए पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं देंगे, नियम समझना। हमने लिखा है सिर्फ अंतिम 2 चेक कर लेना है, अंतिम 2। तो क्या अंतिम 2 में 4 का भाग जाएगा? जाएगा, जाएगा ना। 4 दूनी 8, 4 तिहाई चला जाएगा ना भाई। पूरे में नहीं चेक करना, आप सिर्फ 92 में 4 का भाग कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12, चला गया ना भाग। तो अगर अंतिम में दो का चला गया तो पूरे में चला गया, शेष कितना आएगा? 0। जैसे उस टाइप से है जैसे हम लोग भात बनाते हैं ना घर पे, चावल भात बनाते हैं तो उसको देखते हैं ना निकाल के, कच्चा ही पक्का है। तो क्या पूरा चावल चेक करते हैं? 1-2 चावल चेक कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ भी, अगर पूरा चेक करना है तो सिर्फ आप खाली 2 चेक कर लीजिए। समझ में आया ना? अगर 2 में भाग चला गया, यानी 2 अगर कट गया तो मान लेंगे पूरा भात हो गया, यानी 2 चावल पक गया। जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में महिलाएं क्या करती हैं? एक आलू चेक करती हैं, सही ना। 1 आलू दबा के चेक कर लिया, अगर फूट गया, दब गया, इसका मतलब चावल सब्जी हो गया। तो ये काम यहाँ भी कि अगर 2 चेक कर लेंगे तो शेष अगर आ गया इसका मतलब नहीं कटेगा, और शेष नहीं आया इसका मतलब कट गया। जोड़ के नहीं लिखेंगे, जोड़ के लिखना हो तो जोड़ के लिखते हैं, सही ना, डायरेक्ट। नहीं, जोड़ेंगे नहीं, सीधे 92 में 8 का भाग, 4 का भाग। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 10964, क्या ये 4 से विभाजित है? बताइए, कट जाएगा ना। ये 64 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 16 चौका 64, इसका मतलब यहां भी शेष कितना आएगा? 0। पूरे में नहीं देखना है, अंतिम 2 अंक में। संख्या का अंतिम 2 अंक याद रहेगा ना। जैसे 1000, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? इसमें जाएगा। अब ये पहले क्योंकि अंतिम 2 में देखना है तो अंतिम 2 जीरो में 4 का भाग जाता है, जाएगा। 0 ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित है। ये तो लिखे ना, पहला नियम ही लिखे हैं, इसका मतलब इसमें भी 0। इसमें नहीं जाएगा। देखिए 4 से कटने के लिए पहला शर्त है कि अंतिम 2 देखेंगे, लेकिन संख्या कौन सा होना चाहिए? सम भी। अगर संख्या सम नहीं होगा तो 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगा वो संख्या 2 से भी कटेगा। तो क्या ये संख्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा। सही है ना। शेष निकालना होगा तो शेष निकाल लेंगे, शेष कितना आएगा? 1। यानी इसी 60 में 4 का भाग करेंगे तो 15 चौका 60, ये तो आएगा ना, 15 चौका 60, 1 बच गया तो 1 शेष आएगा। तो पूरे में अगर आप 4 से भाग करेंगे तो भी शेष 1 का आएगा। समझ में आ रहा है अब?
चलिए इस पर सवाल लिखिए, कैसे पूछेगा एग्जाम में। संख्या 2x432 यदि 4 से विभाजित है तो x के संभावित मानों की संख्या होगी। बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताइए, कितना आएगा? 5। अब लोग x के स्थान पर कितने मान लिखे जा सकते हैं? 10 मान। और लोगों को बता दीजिए। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं 10 वाला ही सही है। हमने अभी लिखा ना 2x432, हमने कहा ये संख्या 4 से विभाजित है। ध्यान सुनना, 4 से विभाजित है। हमने कहा 4 से कटने के लिए सिर्फ अंतिम 2 जिम्मेदार, ये तो बोले ना। क्या 32 में 4 का भाग जाएगा? जाएगा। इसका मतलब 4 का भाग तो चला जाएगा। यहां आप कुछ भी लिख दीजिए जो आपका मन करे। ये तो हुआ ना निष्कर्ष। भाई जब अंतिम 2 जिम्मेदार हैं तो इधर वाली संख्या कुछ भी लिखिए, तुम्हारा जो मन करे, 4 तो भाग जाएगा ना, ये तो पढ़े हैं। इसका मतलब इसके स्थान पे आप 0 लिख देंगे तो भी जाएगा, 1 लिखेंगे तो भी जाएगा, 2 3। समझ में आ गया ना? क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं है ये संख्या, कि डिपेंड है। समझ में आया ना सबको? जैसे किसी का शादी होना है तो सिर्फ लड़का और लड़की चाहिए ना, बाराती से मतलब नहीं है। लॉकडाउन लग जाएगा तो भी शादी होगा, लड़का लड़की अगर पहुंच गए तो। ये तो है ना। तो सिर्फ अंतिम 2 जिम्मेदार हैं, कि बाराती वाले जिम्मेदार नहीं है। ये चाहे बाराती जाए चाहे ना जाए, ये संख्या कट ही जाएगा। समझ में आया ना? इसका मतलब x के स्थान पर कुछ भी लिख दीजिए, संख्या कट जाएगा। नहीं समझ में आया अभी भी? बताइए। बहुत सुस्त रहते हैं, सुस्त मत रहिए, एक्टिव होके पढ़िए। सही ना? मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? बताइए, समझ में आ रहा है ना? तो हमने ये कहा जब ये जिम्मेदार हैं तो फिर इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जो मन करे वो लिख दीजिए। तो मन कितना कर सकता है? 0 से लेके 9 तक तो कर सकता है ना। इसका मतलब 10 के 10 संख्याएं जिम्मेदार हैं। लगा लेंगे ना सभी लोग अब? चलिए, अब बाकी हम लोग मैथ कल पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे।